आज भी वही फॉर्म में होएगा ना? पहले आदित्य, फिर अथर्व, हाँ सेम सेम। कांशा, फिर मैं, वैसे ना? यस यस। ओके सर। तो चलो हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं, बाद में जो आएंगे उनको ज्वाइन करेंगे। ठीक है, लास्ट लेक्चर हम लोग ने कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? हिस्टोरियोग्राफी डेवलपमेंट इन द वेस्ट। वेस्ट मतलब हाँ। स्पेसिफिकली यूरोप में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग ने देखा था कि हम लोग ने हिस्ट्री का टाइमलाइन देखा था, कैसे टाइमलाइन होता है वो देखा था। फॉर एग्जाम्पल, वेट, यहाँ पे आपको एक टाइमलाइन दिख रहा है, एक लाइन दिख रहा है जिसके ऊपर अलग अलग टाइम लिखे हुए हैं, राइट? तो एडी, एडी वन मतलब एनो डोमिनी वन, या फिर उसका मतलब होता है कॉमन एरा वन। ये क्या होता है? जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम। ये जो टाइम है, ये जीसस क्राइस्ट क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम है। और उसके आप पहले का टाइम जो है वो बिफोर कॉमन एरा, उसको हम लोग एंशियंट टाइम बोलते हैं। उसके बाद का जो टाइम है मोस्टली वो मिडीवल टाइम होता है, फिर मिडल एज। 1500 1600 के बाद से क्या स्टार्ट होता है? मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। वेट, मॉडर्न पीरियड स्टार्ट होता है। ओके, तो हम लोग ने इसमें क्या क्या देखा कि इंडिया क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग इंडिया का क्रोनोलॉजी देखेंगे, हिस्टोरिकल क्रोनोलॉजी, तो प्री हिस्ट्री से लेके अब तक का मतलब फ्री एंड मॉडर्न इंडिया तक क्या क्या अलग अलग इवेंट्स हुए, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। स्पेसिफिकली अगर हम लोग फ्रीडम फाइटिंग के बारे में देखेंगे, तो अराउंड 1885 से 1947 तक कौन कौन से इवेंट हुए, उनको हम लोग जब लाइन में, एक लाइन में अगर देखेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो क्रोनोलॉजी मतलब पास्ट इवेंट्स को हम लोग एक के बाद एक लाइन में स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रोनोलॉजी। फिर हम लोग ने क्या देखा? हिस्ट्री और साइंस दोनों में क्या डिफरेंस है? मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस इज, साइंस में हम लोग कोई भी लॉस जो है वो लेबोरेटरी में हम लोग उसको प्रूव कर सकते हैं, उसको रिक्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हिस्ट्री में हम लोग ऐसे लेबोरेटरी में कोई भी सिचुएशन को रिक्रिएट नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट हम लोग ने देखा। फिर हम लोग ने देखा कि हिस्ट्री में हम लोग को क्या चाहिए? एक्सपर्ट चाहिए जो कि हिस्ट्री के अलग अलग स्क्रिप्ट्स को, अलग अलग लेटर्स को स्टडी कर सके। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक क्लोथ का पीस दिया है, उसके ऊपर कुछ तो लिखा है। अब ये पढ़ने के लिए हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत होगी जिसने इसके ऊपर स्टडी किया होगा कि कौन से लेटर का क्या मतलब होता है। ये स्टोन है, उसके ऊपर क्या लिखा है, उसके लिए हमें कोई ना कोई तो एक्सपर्ट चाहिए। उसके बाद में हम लोगों ने देखा कि ये जो एक्सपर्ट है वो क्या क्या काम करता है। लेटरिंग स्टाइल मतलब कैसे लिखा है, ये कौन सा ऑथर का स्टाइल है, ठीक है, या फिर ये पेपर के ऊपर कोई स्टैम्प है क्या, ये पेपर कितना पुराना है, ये पेपर का टाइप क्या है, ऐसी अलग अलग बातें वो स्टडी करेगा। ठीक है, अभी हम लोग ने देखा कि हिस्टोरिकल नैरेटिव, हिस्टोरिकल नैरेटिव मतलब बुक। ठीक है, किसी भी चीज के बारे में आप जब लिखोगे तो उसको नैरेटिव बोला जाता है। तो हिस्टोरिकल जो नैरेटिव है, हिस्ट्री का जो बुक है, अगर हम लोग को बुक लिखना है तो हम लोग को क्या क्या करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप से वो बुक लिखना पड़ेगा। तो उसमें हम लोग ने अलग अलग चीजें देखी। पहले देखा एग्जामिंग रिलेवेंट रेफरेंस, मतलब जो भी ऑलरेडी रेफरेंस अवेलेबल है उसको हम लोग को क्या करना है? एग्जामिन करना। फिर क्या देखा हम लोग ने? कलेक्टिंग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन एंड कंपेयरिंग एंड एनालाइजिंग देम, मतलब हम लोग को अलग अलग हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन जो है उसको क्या करना पड़ेगा? कंपेयर करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग ने क्या देखा कि अंडरस्टैंडिंग द रेफरेंस रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अभी टाइम एंड स्पेस एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क दोनों का मतलब मैंने बताया था। टाइम एंड स्पेस मतलब हिस्ट्री में अगर एक इवेंट हुआ था, वो फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम फ्रीडम फाइटिंग का अगर कोई इवेंट था, तो वो अराउंड 100 years बिफोर हुआ होगा। वो टाइम के वक्त कंडीशंस अलग होते थे, लोग अलग तरीके से सोचते थे, अलग तरीके से रहते थे। तो उनका टाइम और स्पेस, तभी के बारे में हम लोग को सोचना पड़ेगा, तभी के टाइम के कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। उसको हम लोग बोलते हैं कि रिगार्डिंग टाइम एंड स्पेस। और कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क मतलब मैंने आपको एक एग्जांपल लिया था, फॉर एग्जांपल भगत सिंह। भगत सिंह इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए वो फ्रीडम फाइटर है। तो इंडियन कंसेप्ट से देखोगे तो फ्रीडम फाइटर बन जाएंगे। लेकिन वही बट अगर इंग्लैंड के ब्रिटिश लिए टेररिस्ट है। टेररिस्ट बन जाएंगे, तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट से देखोगे तो टेररिस्ट बन जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं? टेररिस्ट। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, मतलब कौन किस तरीके से सोचता है। आपको अपने बुक के लिए अलग अलग कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क से सोचना पड़ेगा। फिर हम लोग ने देखा था फॉर्मुलेटिंग क्वेश्चंस। हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्वेश्चन फॉर्म्स करें कि ये इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके वजह से हुआ।
ये सब क्वेश्चन फॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने हाइपोथेसिस बताया था आपको। हाइपोथेसिस मतलब आपका कुछ का कुछ तो थ्योरी होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वॉर है, वर्ल्ड वॉर 2, जर्मनी वर्ल्ड वॉर 2 हार गया, तो क्यों हारा, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ तो अपने हाइपोथेसिस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हो कि जर्मनी के साइड में कम कंट्रीज थी, ठीक है, यूएसए के साइड में ज्यादा कंट्रीज थी, यूएसए के पास वेपन ज्यादा थे। तो ये क्या हो गया, हाइपोथेसिस। जो थ्योरी आप बना रहे हो, जिस तरीके से सोच रहे हो, उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस। तो आपका हाइपोथेसिस कोई भी हिस्टोरिकल बुक में इंपॉर्टेंट होगा। और बाद में देखिए दिया है क्रिटिकली एग्जामिन वेरियस सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। जो ऑलरेडी सोर्सेज प्रेजेंट है उसको हम लोग को क्रिटिकली एग्जामिन मतलब अच्छे से स्टडी करना होगा। तो ये सब चीजें आपको करनी है जब भी आप एक हिस्टोरिकल नैरेटिव लिखोगे, ठीक है। फिर हम लोगों ने देखा था कि हिस्ट्री में अलग अलग कौन सी ब्रांचेस होती है। जैसे मैंने पहले आपको बोला था आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी मतलब क्या, जो हम लोग जमीन को खोदते हैं उसका जो स्टडी होता है उसको आर्कियोलॉजी बोलते हैं। और जमीन में खोदने के बाद में हम लोग को जो भी चीजें मिलती है उसको जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको आर्काइवल साइंस बोलते हैं, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा था मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में मैंने क्या बोला था कि अगर कोई भी सॉफ्ट सरफेस के ऊपर लिखा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पेपर या फिर क्लोथ, तो इसको हम लोग बोलेंगे मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। अगर कोई चीज हार्ड सरफेस के ऊपर लिखी हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्ट बोलेंगे। और उसके स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्क्रिप्शन। इसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। और अगर ये स्टडी करना हम लोग को तो उसको क्या बोला जाता है, एपिग्राफी। आया समझ में। फिर हम लोग ने देखा निमिस्मैटिक्स। अगर कोई कॉइन्स है तो कॉइन्स के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, निमिस्मैटिक। अगर हम लोग को आर्कियोलॉजी के बाद कोई कॉइन्स मिले तो हम लोग देखेंगे कि कॉइन्स के ऊपर किस किंग का नाम लिखा है, या फिर ये कॉइन कब का है, क्या इसके ऊपर डेट लिखी है क्या कुछ। ये सब चीजों को क्या बोला जाता है, निमिस्मैटिक्स। फिर जीनियोलॉजी देखा हम लोग ने। हम लोग को जो लाइनेज स्टडी करना होता है कि फॉर एग्जाम्पल बाबर का बेटा हुमायूं, उसके बाद में अकबर, जहांगीर, ये स्टडी को क्या बोला जाता है, जीनियोलॉजी। तो इसका भी स्टडी इंपॉर्टेंट होता है हिस्ट्री में। फिर हम लोग ने एक एग्जाम्पल देखा था हिस्ट्री के, आर्कियोलॉजिकल एग्जाम्पल देखा था। वर्ल्ड का सबसे ओल्ड 4500 बिफोर कॉमन एरा, इसका मतलब 6520 ईयर्स बिफोर। क्यों, क्योंकि बिफोर कॉमन एरा मतलब अभी के 2000, अभी हम लोग 2020 में प्लस 4500। तो इतना पुराना एक स्टोन है जिसके ऊपर देखो कार्व किया हुआ है, इसको इंस्क्रिप्शन बोलेंगे। इसके ऊपर क्या क्या दिख रहा है हम लोग को, ऐसा लग रहा है कि कोई तो पूरा एक आर्मी है जिनके पास स्पेयर्स वगैरह होल्ड कर रहे हैं, और उनके आगे उनका एक जनरल है जो कि उनका हेड होगा। जैसे कि हम लोग कोई बोलते हैं कि कोई सेना होती है तो उसका सेनापति होता है। ये एग्जाम्पल है उसका, देखो आर्मी दिख रही है पीछे और उसका कोई तो एक जनरल है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। कभी का ये सुमेर सिविलाइजेशन का। सुमेर सिविलाइजेशन मैंने बताया था कहाँ पे था, मेसोपोटामिया। यहाँ पे कहाँ पे, ये एशिया में वेस्टर्न साइड में, यहाँ पे ईरान, इराक, तुर्की, ये कंट्रीज के यहाँ पे एक एरिया था मेसोपोटामिया, वहाँ पे सुमेर सिविलाइजेशन था। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में यहाँ पे इंडस रिवर दिख रहा है, वहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन था। ओके सर हड़प्पन सिविलाइजेशन किधर थी? हड़प्पन एंड इंडस वैली सिमिलर। हड़प्पन हिंदी में हड़प्पन बोलता है, इंग्लिश में इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं। तो हड़प्पन ओके सर। सिविलाइजेशन, हड़प्पन में मोहनजोदड़ो भी आता है। तो ये सब इंडस, मोहनजोदारो। यस, मूवी देखा होगा आप लोगों ने। यस सर। तो ये मेसोपोटामिया देखा था मैंने आपको। सुमेर इंस्क्रिप्शन और दिखाए थे बहुत सारे, ये भी एक दिखाया था सुमेर इंस्क्रिप्शन। इसके स्टडी को भी एक हिस्टोरिकल एक ब्रांच है कि हम लोग इस सब का स्टडी कर सके। तो हिस्ट्री में सिर्फ आपको कौन सा किंग कब आया था ये सब नहीं पढ़ना, आपको ये सब चीजें स्टडी करने को भी मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग ने देखा था कहाँ पे, लोअर म्यूजियम इन फ्रांस, वहाँ पे ये सब सुमेर इंस्क्रिप्शन की चीजें रखी गई है। फिर हम लोग देख रहे हैं ट्रेडिशन ऑफ हिस्टोरियोग्राफी। हिस्टोरियोग्राफी मतलब क्या, पहले राइटिंग ऑफ हिस्टोरिकल बुक्स और नैरेटिव इज कॉल्ड एज हिस्टोरियोग्राफी। और जो लिखता है उसको क्या बोला जाता है, हिस्टोरियन। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि हिस्ट्री के बुक्स कैसे लिखे गए हैं, अभी तक के बुक्स कैसे लिखे गए, उसका डेवलपमेंट कैसा हुआ, किसने सोचा कि हिस्ट्री के बारे में बुक लिखने चाहिए, हिस्ट्री कब आया, ये सब्जेक्ट कब बॉर्न हुआ, ये सब हम लोग देखने वाले। पहले उसके लिए पहले हम लोग ने क्या देखा कि हिस्टोरियंस जो है, वो पहले के टाइम के हिस्टोरियंस जो है वो अपनी जो राइटिंग्स है वो कहाँ पे लिखते थे, केव्स में लिखते थे, या फिर वो अपने कुछ तो सॉन्ग्स बनाते थे। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे,
यहाँ पे मैंने केव पेंटिंग बताई थी आपकी, ठीक है, यहाँ पे मैंने और एक केव पेंटिंग बताई थी। तो इसका मतलब क्या, जो पहले के एंशियंट टाइम के जो लोग थे वो अपनी हिस्ट्री जो है वो बुक से लिखते थे क्या? नहीं, वो क्या करते थे, सॉन्ग्स बनाते थे या फिर केव पेंटिंग्स बनाते थे। उसके जरिए एंशियंट लोग क्या करते थे, अपनी जो हिस्ट्री है वो आगे पास ऑन करते थे। फिर जब मेडिवल टाइम आया, मैंने आपको हिस्ट्री की टाइमलाइन बताई थी, एंशियंट टाइम, मेडिवल टाइम और मॉडर्न टाइम। तो मेडिवल टाइम के समय पे पेपर वगैरह सब स्टार्ट हो गए थे, तो वो लोग क्या करते थे, अपनी खुद के बारे में लिखते थे। वो लोग हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखते थे। हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, पहले के इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर अकबर होगा, अकबर किंग था मेडिवल टाइम का, तो उसके यहाँ पे जो भी बुक लिखने वाला होगा वो खुद के बारे में लिखेगा, अकबर के बारे में लिखेगा, हिस्ट्री के बारे में नहीं लिखते। तो हिस्ट्री लिखने का जो ट्रेंड है वो मॉडर्न टाइम से स्टार्ट हुआ था। इसके लिए हम लोग किसको स्टडी करने वाले हैं, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी को स्टडी करने वाले, ठीक है। एंशियंट में भी हिस्ट्री नहीं था, मेडिवल में भी हिस्ट्री का कोई बुक वगैरह नहीं था। तो हिस्ट्री का राइटिंग जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, मॉडर्न पीरियड से स्टार्ट हुआ, मतलब अराउंड 16-17 सेंचुरी से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के। इसमें हम लोग ने देखा था, स्टार्टिंग पॉइंट देखा था, फॉर्मेशन ऑफ रिलेवेंट क्वेश्चन। जब भी हम लोग हिस्टोरियोग्राफी मतलब कोई बुक लिखेंगे, पहला इंपॉर्टेंट क्या है, फॉर्मिंग क्वेश्चंस। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हम लोग ने देखा था, इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लोग के जो क्वेश्चन होंगे वो एंथ्रोपोसेंट्रिक होंगे, मतलब ह्यूमन से रिलेटेड होंगे, ठीक है। फिर हम लोग ने तीसरा पॉइंट देखा था कि उसके लिए हम लोग कोई ना कोई तो रिलायबल एविडेंस ढूंढेंगे। अगर हम लोग कोई पॉइंट लिख रहे हैं तो उसका कुछ ना कुछ तो एविडेंस होना चाहिए, कोई तो डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कोई तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होना चाहिए या फिर इंस्क्रिप्शन होना चाहिए, तभी हम लोग जाके उसके बारे में बुक में लिख सकते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या देखा था, तो इस तरह से हिस्ट्री जो है, जो भी हिस्ट्री हम लोग लिखेंगे वो मैनकाइंड के जर्नी को रिप्रेजेंट करने वाली होनी चाहिए। इट शुड प्रेजेंट अ ग्राफ ऑफ मैनकाइंड्स जर्नी, ठीक है। ये सब हम लोग ने देखा था। अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। मोहम्मद पढ़ो, नहीं तो सर मैं ना आदित्य। आदित्य पढ़ो। हाँ, it is said that the modern historiography with above characteristic has its roots in the ancient Greek historical writing. History is originally a Greek term. Herodotus, the Greek historian of the 5th century, used it first for his book entitled The Histories. ओके, देखो अभी यहाँ पे, अभी पहला पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया, जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है वो है ना थोड़ी बहुत सिमिलर है ग्रीक हिस्ट्री से। ग्रीक हिस्ट्री मतलब बहुत एंशियंट टाइम में हो गया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक हिस्टोरियन का नाम दिया, लेकिन एंशियंट टाइम का जो ग्रीक हिस्ट्री था ना, वो लोग भी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी जैसे बुक्स लिखते थे। यही हम लोग के पास एक प्रूफ है। तो एक प्रूफ यहाँ पे दिया गया है हेरोडोटस का। हेरोडोटस एक ग्रीक हिस्टोरियन था, उसने पहले ये वर्ड डिस्कवर किया था। हिस्ट्री जो वर्ड है वो किसने डिस्कवर किया था, हेरोडोटस ने। कभी डिस्कवर किया था, 5th सेंचुरी में। अभी सेंचुरी के बारे में आप लोग समझते होंगे, तो देखो 5th सेंचुरी मतलब क्या। फॉर एग्जाम्पल अगर 400 ईयर हो गए, ठीक है, 400 ईयर्स कंप्लीट हो गए, तो इसका मतलब 4th सेंचुरी खत्म हो गई। उसके बाद के जो भी ईयर्स होंगे वो 5th सेंचुरी होंगे। तो 401 से लेके 500 तक, 401 से लेके 500 तक जो भी ईयर्स होंगे वो क्या होंगे, 5th सेंचुरी होंगे, ठीक है। तो 5th सेंचुरी का मतलब समझ में आया। फॉर एग्जाम्पल अभी कौन सा ईयर चालू है, 2020, पर हम लोग जब बोलते हैं कि हम लोग कौन सी सेंचुरी में, तो हम लोग ऐसे नहीं बोलते कि हम लोग 20 सेंचुरी में, हम लोग बोलते हैं हम लोग 21st सेंचुरी में। तो 2000 से लेके 2100 ये जो ईयर होंगे वो क्या होंगे, 21st सेंचुरी होंगे। सिमिलरली 401 से लेके 500 ये जो पीरियड है ये क्या होगा, 5th सेंचुरी। तो ये 5th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन था हेरोडोटस, उसने एक बुक लिखी थी द हिस्टोरीज, तभी से ये वर्ड मिला हम लोग को हिस्ट्री। उसने पास्ट इवेंट्स के बारे में अपने बुक में लिखा था और उसको नाम दिया था द हिस्टोरीज। तो तभी से हम लोग पास्ट इवेंट्स को क्या बोलते हैं, हिस्ट्री नाम से जानते हैं। तो ये हेरोडोटस को याद रखो, वो ग्रीक है, ये एक बात याद रखो, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे हम लोग को नेक्स्ट स्टडी करना है डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक पर्सपेक्टिव इन यूरोप। हम लोग को पर्टिकुलरली यूरोप के बारे में पढ़ना है। अभी ये यहाँ पे आपको राइट साइड में जो दिख रहा है वो यूरोप का मैप है, ठीक है। यूरोप के मैप में आपको बहुत सारे साइंटिस्ट दिखेंगे। ऐसा क्यों,
क्योंकि 17-18 सेंचुरी के टाइम पे है ना, यूरोप में बहुत सारे साइंटिस्ट थे, बहुत सारे स्कॉलर्स थे, बहुत सारे हिस्टोरियंस थे, जिसके वजह से यूरोप में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे इन्वेंशंस किए, ठीक है। इसके लिए वो जो टाइम था 18 सेंचुरी 17 सेंचुरी का टाइम जो था यूरोप में, उसको एज ऑफ एनलाइटमेंट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम पे बहुत सारे साइंटिस्ट, हिस्टोरियंस, फिलोसोफर यूरोप में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे भी दिया है देखो, टिल द 18 सेंचुरी। अब यहाँ पे 18 सेंचुरी मतलब क्या होगा, कौन सी ईयर से स्टार्ट होगा 18 सेंचुरी? 1701 से स्टार्ट होगा और 1800 में 18 सेंचुरी खत्म होगा, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था 5th सेंचुरी के लिए। तो 18 सेंचुरी जो यूरोप था, तभी के टाइम पे बहुत सारे फिलोसोफर और साइंटिस्ट प्रेजेंट थे यूरोप में। अभी ये साइंटिस्ट जो है, इन्होंने क्या सोचा, पढ़ो आदित्य, अथर्व पढ़ो। हाँ सर. Scholars by then had come to believe in the possibility of studying the social and historical truths by applying scientific method. Now the philosophical discussion focused more and more on the objective in a history and historiography. ठीक है, तो अभी मैंने क्या बोला था, एंशियंट टाइम के लोग अपनी स्टोरी बताते थे पेंटिंग से, मेडिवल टाइम के लोग बुक वगैरह लिखते थे लेकिन अपनी स्टोरी बताते थे। लेकिन ये जो 18 सेंचुरी में जो स्कॉलर्स आए थे, उन्होंने क्या सोचा, हम लोग हिस्ट्री के बारे में सोचेंगे, थोड़ा पुरानी स्टोरीज, मतलब पहले क्या हुआ होगा, उसके पहले क्या हुआ होगा। तो इन्होंने सोचा कि हम लोग को अभी हिस्ट्री को स्टडी करना चाहिए। और ये जो सारे साइंटिस्ट, स्कॉलर, फिलोसोफर्स जो थे, उन्होंने अपना फोकस किसके ऊपर किया, हिस्ट्री के ऊपर किया, ठीक है। Prior to 18th century, all European universities were interested only in the philosophical discourse revolving around the divine phenomena. However, gradually this scenario began to change. 18th century के पहले, 18th century के पहले मतलब 17th century में, 16th century में, तभी के टाइम पे क्या होता था, अगर कोई हिस्ट्री लिखता था तो वो किसके बारे में लिखता था, डिवाइन फिनोमिना। डिवाइन फिनोमिना मतलब गॉड के बारे में, कि गॉड ने हम लोग को कैसे क्रिएट किया होगा, ठीक है। गॉड के, जैसे कि हम लोग के लिए फॉर एग्जांपल हम लोग के यहाँ पे रामायण है, महाभारत है, ठीक है, इसके बारे में लोग लिखना स्टार्ट किए थे। लेकिन तभी तक ऐसा कुछ नहीं था कि पास्ट इवेंट्स के बारे में सोचे, मिडिवल पीरियड में क्या हुआ था, एंशिएंट टाइम में लोग कैसे रहते थे, उसके बारे में किसी ने लिखना स्टार्ट नहीं किया था। इसके बारे में ज्यादातर लिखते थे डिवाइन फिनोमिना, मतलब गॉड्स के बारे में ज्यादा लिखते थे। लेकिन 18th सेंचुरी में जब ये स्कॉलर्स आए, तब ये सिचुएशन क्या होने लगी, ये सिचुएशन चेंज होने लगी। मोहम्मद रीड करो। In 1737 CE, the Göttingen University was founded in Germany. This university, for the first time, had an independent department of history. Later, other German universities also became centers in historical studies. मोहम्मद देखो, एक क्वेश्चन है मेरा, मुझे बताओ 1737 मतलब कौन सी सेंचुरी होगी, 17th सेंचुरी की 18th? 17. रॉन्ग, 18th सेंचुरी। मैंने अभी बताया कैसे ना सर? आपको, देखो फिर से मेरे ये देखो, मैं फिर से अच्छा हाँ, 18 सेंचुरी के बाद उन लोगों ने स्टार्ट किए। देखो मेरे पेन के यहाँ पे देखो, फर्स्ट सेंचुरी मतलब 0 ईयर से लेके 100 ईयर, ठीक है। 0 ईयर से लेके 100 ईयर क्या हो गया, फर्स्ट सेंचुरी। सेकेंड सेंचुरी मतलब 101 से लेके 200, तो ये क्या हो गया, सेकेंड सेंचुरी, राइट। सेकेंड सेंचुरी। इसका मतलब क्या, सेकेंड सेंचुरी में जो भी ईयर्स आएंगे वो ऐसे नहीं होंगे कि 201 207 ऐसे ईयर्स सेकेंड सेंचुरी में आएंगे, क्या नहीं। सेकेंड सेंचुरी में जो ईयर्स आएंगे वो कैसे होंगे, सब 101 102 ऐसे होंगे। आया समझ में? यस सर। 1700 से लेके देखो 1700 से 1701 से लेके 1800 तक, ये जो पीरियड है ना 1800 तक का पीरियड, इसको बोला जाता है 18th सेंचुरी। आया समझ में? सबको आया सेंचुरी के बारे में समझ में? आदित्य, अथर्व, सबको समझ में आया? Yes, sir. आकांक्षा, Yes, श्रावणी, sir. यू कैन हियर मी, श्रेयस, सेंचुरीज को कैसे पढ़ा जाता है देखा, समझ में आया? 18th सेंचुरी मतलब Yes, sir. 1700 से लेके 1800 तक,
1800 अगर लिखा होगा यहाँ पे तो इसका मतलब 19th सेंचुरी हो जाएगा। यहाँ पे 1737 लिखा है, इसका मतलब 18th सेंचुरी है। ओके, तो 18th हाँ सेंचुरी के सर। टाइम पे 1737 ईयर याद रखो, बुक में मार्क कर लो। जर्मनी में एक यूनिवर्सिटी फाइंड की थी। यूनिवर्सिटी मतलब कॉलेज। फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे मुंबई यूनिवर्सिटी है, तो हम लोग यूनिवर्सिटी को यहाँ पे कॉलेज देखेंगे, ठीक है। अगर ये गॉटिंगन यूनिवर्सिटी जो है जर्मनी में, वहाँ पे पहली बार क्या किया गया था, हिस्ट्री के लिए अलग से डिपार्टमेंट ओपन किया था। उसके पहले कहीं पे भी हिस्ट्री सब्जेक्ट एज ए डिपार्टमेंट नहीं था, कहीं पे ज्यादा पढ़ाया नहीं जाता था। तो 1737 से क्या होने लगा, हिस्ट्री को ज्यादा पढ़ाने के लिए स्टार्ट किया गया। स्टार्ट किसने किया था, गॉटिंगन यूनिवर्सिटी ने, जो कि कहाँ पे, जर्मनी में। बाद में जर्मनी में अलग अलग यूनिवर्सिटीज ने हिस्ट्री को सिखाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पूजा रीड करो। 1.4 notable scholars. The contributions of many scholars are important in the development of historiography. Let us have a look at the contributions of the few notable scholars. देखो अभी हम लोग को क्या देखना है कि हिस्टोरियोग्राफी में मतलब हिस्ट्री कैसी स्टडी करनी चाहिए, कैसी लिखनी चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे स्कॉलर्स ने कुछ ना कुछ तो अपने पॉइंट्स बताए कि अगर आप हिस्ट्री लिख रहे हो तो हिस्ट्री को कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के बारे में लिखने के लिए। तो ऐसे कुछ स्कॉलर्स के हम लोग थॉट्स को देखेंगे आज, ठीक है। तो हम लोग को इनको थॉट्स को थोड़ा समझना है बस, ठीक है। तो पहला जो हम लोग स्कॉलर पढ़ेंगे वो होगा रेने डिस्कार्ट्स या फिर रेने डिस्कार्टिस। कभी के टाइम के ये 1569 से 1650, मतलब इनका बर्थ ईयर जो है वो 16th सेंचुरी का है। तो ये 16th सेंचुरी के स्कॉलर थे, ठीक है। श्रेयस वाच। René Descartes was the foremost among scholars who insisted on verifying the reliability of historical documents and critically examining them. देखो रेने डिस्कार्ट्स या फिर रेने डिस्कार्टिस, ये जो फिलोसोफर थे या फिर ये जो हम लोग हिस्टोरियन बोलेंगे, यहाँ पे हिस्टोरियन जो थे, पहले तो ये फ्रेंच थे। फ्रेंच मतलब फ्रांस थे, फ्रांस कंट्री से थे, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, अगर आप हिस्ट्री के बारे में कुछ भी लिख रहे हो तो आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है, जो भी आप स्टडी करके लिखोगे, उसको अच्छे से एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट ले लोगे, उसको हिस्ट्री सपोज करके अगर उसके बारे में लिखना स्टार्ट करोगे, तो हिस्ट्री में एक्चुअली क्या हुआ था ये हम लोग जेन्युइनली हम लोग नहीं बता पाएंगे कि हिस्ट्री में ट्रूथ क्या था, क्या हुआ था एक्चुअल में, वो हम लोग नहीं बता पाएंगे। अगर हम लोग को एग्जैक्ट ट्रूथ चाहिए तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एग्जामिन करना पड़ेगा जो भी अवेलेबल डॉक्यूमेंट्स है, क्या वो डॉक्यूमेंट्स रियल है या फिर फेक है, किसी किंग के है या ऐसे ही किसी आदमी के है, अगर उसके ऊपर कोई स्टैंप है, कहाँ का स्टैंप है, ये सब चीजें हम लोग को एग्जामिन करनी। ऐसा किसने बोला था, रेने डिस्कार्ट्स ने बोला था, ठीक है। उसने एक बुक लिखा था, तो बुक का नाम आपके बुक में अंडरलाइन कर लो, डिस्क्लोजर ऑन द मेथड, ठीक है। अमॉन्ग द रूल्स, शेयर्स व्हाट। Among the rules given by him in this book, discourse of the method, the following is supposed to have a great impact on the scientific method of research. Never to escape anything for true till all grounds of doubt are excluded. तो इन्होंने एक बुक लिखी थी, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। इसमें उन्होंने क्या लिखा था कि कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट अगर हो, कभी भी सब ट्रू है, सब सही है, ये बात नहीं मानना जब तक खुद के सारे डाउट्स क्लियर ना हो जाए। तो इन्होंने क्या किया था, इनका मतलब क्या था एक्चुअल में, कि हिस्ट्री के बारे में जो भी लिखा जाए वो हमेशा तब लिखा जाए जब आप कंफर्म हो कि ये चीज हिस्ट्री में हुई थी, पर्टिकुलर चीज हिस्ट्री में हुई थी, पर्टिकुलर किंग हिस्ट्री में था। जब तक आपके सारे डाउट्स खत्म नहीं होते तब तक आपको क्या करना है, हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखना नहीं है। जब आपके डाउट्स क्लियर होंगे तभी जाके आपको हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में लिखना है। ये उन्होंने किसमें बोला था, अपने बुक में, डिस्कोर्स ऑन द मेथड। तो बुक का नाम मार्क कर लो, ठीक है। ना हम लोग देख रहे हैं सेकेंड साइंटिस्ट, आकांक्षा, कैन यू रीड।
आकांक्षा रीड. Voltaire's original name was काय ते? फ्रँकोइस मेरी अरोट. Francois Marierolt. He was French. He opened I can't hear you, Akanksha. Okay, I'll read further. मला आवाज नाही येत तुझा. हॅलो सर ऐकायला नाही येते. नाही, मला सेकंड पॉइंट नाही ऐकायला आला. थांब परत वाचते. आवाज. And chronological of historical events considering social traditions, trade, economy, agriculture, etc. was also equally important in historiography. ठीक है, तो वोल्टेयर जो था वो भी क्या था, फ्रेंच था. अभी वोल्टेयर उसको ऐसा एक पेट नेम था, उसका एक्चुअल नेम क्या था, फ्रैंकोइस मेरी एरोट. उन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी के बारे में लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. क्रोनोलॉजी मतलब कौन सा किंग पहले आया, सेकंड किंग कौन सा आया, थर्ड किंग कौन सा आया, इसके बारे में लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है. तो इम्पोर्टेंट क्या है, सोशल ट्रेडिशंस. फॉर एग्जाम्पल एंशिएंट टाइम में या फिर मेडिवल टाइम में कोई सोशल ट्रेडिशन था क्या, कोई फॉर एग्जांपल अभी हमारे ट्रेडिशन देखोगे, हम लोग ईद मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो ऐसा कोई ट्रेडिशन था क्या हिस्ट्री में. ट्रेड कैसा होता था, जैसे हम लोग का अभी ऑनलाइन ट्रेड होता है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, तो हिस्ट्री में ऐसा कोई ट्रेड होता था क्या कि कोई ऑर्डर करता होगा फिर कुछ आता होगा. इकोनॉमी मतलब कैसे जॉब लोग करते थे, हिस्ट्री में लोग कैसे जॉब करते थे एंशिएंट टाइम में, मेडिवल टाइम में. एग्रीकल्चर, लोग एग्रीकल्चर कैसा करते थे, कौन सा क्रॉप लेते थे, इसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है. तो इन्होंने क्या बोला था वोल्टेयर ने, हिस्ट्री इज नॉट ओनली क्रोनोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट नहीं है सिर्फ, हम लोग को और क्या चीजें देखनी है, सोशल ट्रेडिशन देखना है, हम लोग को इकोनॉमी देखना है, ट्रेड देखना है, एग्रीकल्चर कैसे होता है, ये सब चीजें भी इंपॉर्टेंट है, उनको भी हम लोग को हिस्ट्री में स्टडी करना पड़ेगा. ये वोल्टेयर ने बोला था. ठीक है, अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट यही है कि कौन से स्कॉलर को, कौन से हिस्टोरियन को क्या बात बोलनी है, वो आपको ध्यान रखना है. रेने डिस्कार्ड्स ने क्या बोला था, डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला था. डॉक्यूमेंट्स कैसे होने चाहिए, असली होने चाहिए, उनको एग्जामिन करना चाहिए अच्छे से. वोल्टेयर ने क्या बोला कि जो हिस्ट्री है उसके साथ हम लोग को तभी का एग्रीकल्चर, सोशल ट्रेडिशंस, ट्रेड, इकोनॉमी, इन सब चीजों को भी स्टडी करना है. ठीक है, और उनके बुक्स याद रखने हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वोल्टेयर का बुक आपको कोई दिया नहीं है बुक में, मैंने यहाँ पे एक बुक का इमेज डाला, उनका एक बुक था कैंडिड. ठीक है, अगर आपको चाहिए तो कहीं पे लिख लेना उनका एक बुक का नाम कैंडिड. फिर हम लोग को बुक में दिया कि it gave rise to the thought that understanding all aspects of the human life is important for history writing. Thus it is said that Voltaire was founder of the modern historiography. जो वॉल्टर ने पॉइंट बोला है एग्रीकल्चर के बारे में, इकोनॉमी के बारे में, उसके वजह से वॉल्टर को क्या माना जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्क कर लो बुक में. हु इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी, वॉल्टर या फिर फ्रैंकोइस मरी अरोट. ही इज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे. आदित्य पढ़ो. Yes, sir. George William Friedrich जॉर्ज Hegel. विलियम फ्रेडरिक हेगल. Okay. Hegel was a German philosopher. He insisted that the historical reality should be present in logical manner. To him, the timeline of historical event was indicative of process. He also thought that the presentation of history is bound to change over the time as new evidence came forth. देखो अभी हम लोग देखने वाले हैं जॉर्ज विलियम हेगल के बारे में. अभी यहाँ पे नाम जो है, सारे नाम थोड़े उटक पटांग जैसे है. मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप यूरोप में जाओगे, उधर जाके अगर आप अपना नाम बताओगे तो उनको भी ऐसे लगेगा कि ये क्या नाम है. तो हम लोग को भी ऐसे लगेगा कि इनके नाम थोड़े कैसे हैं, थोड़े उटपटांग नाम है. तो नाम अच्छे से याद रखो, उनके स्पेलिंग अच्छे से याद रखो. ठीक है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ये क्या था, जर्मन था. इसके पहले के जो दो हम लोग ने देखे, रेने डिस्कार्टे और वोल्टेयर, वो फ्रेंच थे. हेगल क्या है, जर्मन फिलोसोफर था या फिर जर्मन हिस्टोरियन था. उन्होंने क्या बोला, हिस्ट्री के बारे में हम लोग को जो भी लिखना है पहले तो वो लॉजिकल लिखना है, कुछ भी इलॉजिकल नहीं लिखना है.
और हम लोग जो भी टाइमलाइन लिखेंगे, पहले क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ, वो टाइमलाइन है ना हमेशा एक्सप्लेन करने होनी चाहिए कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ या फिर ह्यूमन का प्रोग्रेस कैसे हुआ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया के बारे में हिस्ट्री लिखेंगे तो एंशियंट टाइम के बारे में लिखेंगे, मेडिवल के बारे में लिखेंगे, फिर मॉडर्न के बारे में लिखेंगे। उससे हम लोग को क्या पता चलेगा, ह्यूमंस का, इंडिया में लोगों का प्रोग्रेस कैसा हुआ। तो इन्होंने ये बोला था कि हम लोग जो भी हिस्ट्री लिखेंगे उसमें हम लोग को प्रोग्रेस को बताना पड़ेगा कि लोगों का प्रोग्रेस कैसे हुआ। और एक पॉइंट इन्होंने क्या बोला कि हिस्ट्री जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। क्यों? क्योंकि हम लोग को नए नए एविडेंस मिलते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में 2-3 पॉइंट्स देखे कि इंडिया में था, इंडस रिवर के पास था 3500 ईयर्स बिफोर, मतलब बहुत पहले के टाइम पे था। तो ऐसे बोला जाता है उसको इंडस वैली सिविलाइजेशन नाम क्यों था, इंडस रिवर के यहाँ पे वो मिला था, इसके लिए उसको ऐसा नाम था। अगर कल जाके कुछ अलग एविडेंस मिले कि वहाँ पे इंडस रिवर तभी नहीं थी, एक्चुअल में ऐसा हुआ है कि कुछ साइंटिस्ट का ऐसा मानना है, कुछ हिस्टोरियन का ऐसा मानना है कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तभी इंडस रिवर जो है वो वहाँ पे थी ही नहीं। तो सपोज ऐसा कुछ प्रूफ मिला कि वहाँ पे तभी रिवर नहीं थी, तो हिस्ट्री क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या, हिस्ट्री जो है वो टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है। अगर हम लोग को नए नए एविडेंस मिले तो हिस्ट्री टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ऐसा हेगल का मानना था। ठीक है, अभी पहले तो हेगल्स के 2 बुक आप मार्क कर लो अपने बुक में, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, रीजन इन हिस्ट्री। ठीक है, अथर्व पढ़ो ये स्लाइड। With the Hegel's philosophy, many scholars were convinced that historical methods were not of a lesser quality, though they differ from a scientific method. The collection of his lecture and article is published book entitled Encyclopedia of Philosophical Science. His book, Reason in History, is well known. देखो अभी हेगल्स ने जो मेथड बताया, हम लोग उसका और एक मेथड बाद में स्टडी करने वाले, लेकिन अभी के लिए उसने जो मेथड बताया उसकी वजह से क्या हुआ, लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि साइंस की जितनी हिस्ट्री भी ट्रस्टवर्दी है। पहले लोगों को लगता था साइंस इज ट्रस्टवर्दी, क्यों? क्योंकि साइंस में हम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लॉस को प्रूव कर सकते हैं। हिस्ट्री को लोग वैसे नहीं मानते थे। तो बिकॉज ऑफ हेगल्स ने जो बोला कि हिस्ट्री टाइम टू टाइम चेंज होनी चाहिए, लॉजिकल मैनर में लिखनी चाहिए, लोगों का जो प्रोग्रेस है वो हम लोग को देखना है। और एक बात उसने बोली थी डायलैक्टिक्स, वो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा। वो सब चीज़ों की वजह से क्या हुआ, हेगल्स के ये पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से क्या हुआ, लोगों ने ये मानना स्टार्ट किया कि हिस्ट्री भी ट्रस्टवर्दी है, हिस्ट्री भी साइंस के जितनी इम्पोर्टेंट है। तो उनके 2 बुक्स मार्क कर लो, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस एंड रीजन इन हिस्ट्री। ये जो बुक्स है वो एक्चुअल हेगल्स ने नहीं लिखे, लेकिन उन्होंने जो आर्टिकल्स लिखे थे या फिर जो लेक्चर्स उन्होंने दिए थे, उनका सबका जो कंटेंट है उसको एक बुक के अंदर, 2 बुक के अंदर लिखा गया है। तो वो बुक जो है वो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसॉफिकल साइंस, और उन्होंने एक जो खुद बुक लिखी है वो है रीजन्स इन हिस्ट्री। तो ये दोनों बुक को मार्क कर लो। ठीक है, अभी हेगल्स ने और एक मेथड बताया था डायलैक्टिक, आपके बुक में होगा, देखो बॉक्स होगा एक, इट इज गुड टू नो दिस। ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आता है। इट इज नॉट ओनली गुड टू नो दिस, यू हैव टू स्टडी इट, बिकॉज इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, हु इज नेक्स्ट? मोहम्मद पढ़ो। Yes, sir. According to Hegel, grasping the meaning of any event happening terms term of two direct opposite human mind cannot understand the true nature of that event. Without understanding the opposites, for example, true, false, true nature of a thing, one needs to know both true and false, similarly good and bad. This method of analysis, which is based on opposites, is known as dialect. बस बाकी का बाद में पढ़ो, बाकी का बाद में। मोहम्मद बस देखो, अभी पहले तो थोड़ा पार्ट समझ में लो इसका क्या। हेगल्स ने क्या बोला, कोई भी ट्रूथ और कोई भी फॉल्स या फिर कोई भी गुड और कोई भी बैड हम लोग को कब पता चलता है, जब हम लोग दोनों का कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बोला
कि अभी 5:40 बजे है, तो आप ये ट्रू है कि फॉल्स, ये कैसे समझेगा आप दोनों साइड देखोगे कि एक्चुअल में बजे है क्या, या फिर आप चेक करोगे कि 5:40 बजे है क्या। अगर 5:40 फॉल्स है तो मैंने जो बोला वो ट्रू नहीं है। तो ये कंफ्यूजिंग है। हेगल ने हम लोग को क्या बोला कि हम लोग को ट्रू चीज कब पता चलती है, जब हम लोग को ट्रू क्या है और फॉल्स क्या है वो दोनों पता हो। सिमिलरली गुड और बैड कब पता होता है, जब हम लोग को गुड और बैड दोनों पता हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बोला किसी को मारना इट इज अ बैड थिंग, तो वो बैड थिंग क्यों है, तो पहले तो किसी को नहीं मारना इट इज अ गुड थिंग, इसके लिए एक बैड थिंग क्या है, गुड थिंग है। आया समझ में आपको? ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन हेगल्स ने क्या बोला था कि कोई भी चीज Yes, sir, गुड है समझ या रहा है। बैड है, ये जानने के लिए हम लोग को दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि गुड क्या है और बैड क्या है। तो ये जो मेथड होता है उसको बोलते हैं डायलेक्टिक्स। मैंने जैसे कि एग्जांपल लिया, अगर मैं बोलूंगा कि किसको चिमटी काटना मतलब चिमटा लेना, इट इज अ बैड थिंग। तो क्यों बैड थिंग है, क्योंकि नहीं लेना इज अ गुड थिंग। या फिर मैं बोलूंगा किसके साथ अच्छे से बात करना इज गुड थिंग, क्यों, क्योंकि रूडली बात करना इज अ बैड थिंग। तो ऐसे मेथड को, जो ऐसे हम लोग मेथड को कंपैरिजन करते हैं कि गुड और बैड क्या है, ट्रू और फॉल्स क्या है, ये कंपैरिजन को क्या बोला जाता है, डायलेक्टिक्स। अभी ये हिस्ट्री में कैसे यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे 1 मिनट के बाद। अभी ये सेशन टाइम आउट हो जाएगा, फिर सब लोग ज्वाइन करो, फिर मोहम्मद इधर से पढ़ेगा इन दिस मेथड, फिर मैं इसको थोड़ा In this method, बाद में, रुको एक अभी मीटिंग एंड हो जाएगा, ठीक है। हम लोग खुद से लीव करके वापस ज्वाइन करते हैं ना। ठीक है लीव कर दो।